दोस्तों नमस्कार। भारतीय संविधान एवं राज्यव्यवस्था के अंतर्गत क्लासेस का क्रम निरंतर जारी है। मैं हूं लोकेश डागर और आप देख रहे हैं पॉलिटी गुरुजी यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेस में हमने प्रस्तावना से रिलेटेड प्रमुख कथन पढ़ लिए थे कि कौन कौन से विचारकों ने क्या क्या कहा है, किस किस प्रकार से सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे, प्रस्तावना की में प्रयुक्त प्रमुख शब्दावली क्या थी, इस सारी डिटेल्स हमने अच्छे से पढ़ ली थी। आज की क्लास में किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना पर कौन कौन सी क्रांतियों का प्रभाव है। तीन प्रमुख क्रांति आप वैश्विक परिदृश्य में देखने को मिलेंगी। उन तीन क्रांतियों से भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द ले लिए, क्या प्रभाव पड़ा, प्रस्तावना में प्रमुख प्रमुख जो तत्व या अंग, प्रस्तावना सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक रहने वाला है आज का वो है कि प्रस्तावना संविधान का अंग है या नहीं, और प्रस्तावना में संशोधन किस किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं, उन सारी बातों पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप तीन क्रांतियों पर नजर डालें कि प्रमुख क्रांति है अमेरिका, फ्रांस और रूस। ये तीन वो क्रांति हैं जो वैश्विक परिदृश्य में एक अपना इंपॉर्टेंट रोल रखती है, और इन्हीं क्रांतियों से भारत के संविधान की प्रस्तावना में क्या प्रभाव पड़े। सबसे पहले अमेरिका की क्रांति 1776 में होगी, जिसमें से हमने स्वतंत्रता और किस प्रकार की राजनीतिक एवं वैयक्तिक स्वतंत्रता, और एग्जामिनर आपसे यहीं से प्रश्न पूछ लेता है कि राजनीतिक और वैयक्तिक स्वतंत्रता की अवधारणा हमने भारत में कहां से ली है, तो वो ले ली अमेरिका से। इसके बाद एग्जामिनर का एक फेवरेट प्रश्न होता है, ये स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमसे ली है तो वो ले ली फ्रांस की क्रांति जो होती है 1789। इसके बाद 1917 में एक रूस की क्रांति है जिसमें से हमने ले ली आर्थिक समानता। क्या ले ली, और यहीं से प्रश्न पूछता है आर्थिक समानता की अवधारणा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सी क्रांति का प्रभाव है, रूस की क्रांति का। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ले ली, हमने ले ली फ्रांस से। और स्वतंत्रता में भी राजनीतिक और वैयक्तिक स्वतंत्रता ये हमने ग्रहण कर ली अमेरिका से। क्लियर है। आशा करता हूं तीनों प्रश्न किस किस प्रकार से अब तक पूछे गए हैं वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। चलते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, आप एक बार इस पर नजर डाल लें। ये भारत के संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना, जिसको आप दर्पण, मुखौटा, आत्मा, आइडेंटिटी कार्ड, परिचय पत्र, राजनीतिक कुंडली और की ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यह भारत के संविधान की प्रस्तावना। एक एक लाइन, हम भारत के लोग, ये पंक्ति कहां से ली बताओ, ये पंक्ति हमने ले ली अमेरिका से। कहां से ले ली, अमेरिका से। एग्जामिनर का एक प्रश्न यहां से भी बनता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो भारत शब्द है वो कितनी बार प्रयुक्त हुआ है, आंसर होगा 2 बार। ऐसे भी प्रश्न पूछा है, कैसे होगा, 2 बार होगा। संप्रभु का संपन्न हमने क्या मतलब होता है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य। पंथ निरपेक्षता, समाजवाद और अखंडता, ये तीन वो नए शब्द हैं जो भारत के संविधान की मूल प्रस्तावना में नहीं थे, और एक अमेंडमेंट होगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े जाएंगे। और अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन हुआ है, आपका आंसर हो जाएगा सर 1 बार संशोधन हुआ है। कितनी बार हुआ है, 1 बार संशोधन हुआ है। क्लियर। अगले भाई, सबसे पहले प्रमुख अंक कि भारत के संविधान की प्रस्तावना से हमें किन किन चीजों का पता लगता है। एक एक बिंदु से प्रश्न है, और कैसे प्रश्न बनेगा उन सभी बातों पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। प्रस्तावना से सबसे पहले आपको किस चीज का पता लगता है, तो वो है शक्ति का स्रोत। कैसे सर, वो ऐसे है कि उसमें एक लाइन आती है, हम भारत के लोग, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात जो भारतीय संविधान निर्माण सभा के, निर्वात्री सभा के जो सदस्य थे, वो एक्चुअल में भारत के संविधान में भारत की शक्ति को किसके हाथों में सौंपना चाहते थे, वो पता लगता है हमें भारत के संविधान की प्रस्तावना से। और वो एक पंक्ति है, हम भारत के लोग, अर्थात भारत के लोग का मतलब है कि ये इस बात का प्रचायक है कि भारत में शक्ति का स्रोत कौन होगा, वो भारत की जनता होगी। भारत की जनता होगी, और इसीलिए भारत में किसको अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया, भले ही वो प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष हो, क्योंकि भारत में इतने बड़े विशाल भूभाग और विशाल जनसंख्या वाले भारत में
प्रत्यक्ष लोकतंत्र की कल्पना तो थी, हो ही नहीं सकती थी, इसलिए भारत में एक अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया। और इसी का मतलब है कि भारत के जो शासन है उसकी बागडोर किसके हाथ में है? जनता के हाथ में है। और इसका पता लगता है हमको भारतीय संविधान की प्रस्तावना की पहली पंक्ति, हम भारत के लोग से। संविधान की प्रकृति, भारत के संविधान की प्रकृति कैसी होगी, कैसा हम देश की शासन प्रणाली को कैसा बनाना चाहते थे, किस प्रकार की शासन प्रणाली को हम अपनाना चाहते थे। और आपको पता है भारत के संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने, जब आप प्रारूप समिति पढ़ोगे ना, तो प्रारूप समिति के सदस्यों ने 60 देशों के संविधान का अध्ययन किया और जो जो अच्छी चीजें उनको अपने देश के अकॉर्डिंग जो बेहतर बना सकती थी, उन्हीं चीजों को ग्रहण भी किया। जब आप संविधान के स्रोत पढ़ोगे, और भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न अर्थात किसी भी बाहरी शक्ति के दबाव में नहीं है, अर्थात अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में निर्णय लेने में स्वतंत्रता है। समाजवाद की अवधारणा पर है, जो उत्पादन और वितरण के साधन है उसका न्यायपूर्ण वितरण कर सकता है और सामाजिक हित में इनका प्रयोग करता है। पंथ निरपेक्ष है, बिल्कुल है सर, सभी धर्मों के लोग सर्वधर्म संभाव की प्रणाली को अपनाते हुए यह सभी धर्मों के लोग अच्छे तरह से रहते हैं। किसी भी विशेष धर्म को भारत कोई समर्थन प्रदान नहीं करता है। ये पंथ निरपेक्ष। लोकतांत्रिक गणराज्य होगा, बिल्कुल होगा सर। लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र है। और जनता का शासन हमारे यहाँ है, भले वो अप्रत्यक्ष हो। गणराज्य की बात करें तो भारत 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित होगा। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी दिन शपथ लेंगे। और भारत का राष्ट्रपति कैसा होगा? निर्वाचित होगा। कैसा होगा? निर्वाचित होगा। यह है आपका भारत का राष्ट्रपति। क्लियर भाई? अगला पढ़ें। संविधान के उद्देश्य, जैसा कि आपको नाम से पता है, इसको कहते क्या है? उद्देशिका। क्या कहते हैं? उद्देशिका। अर्थात हमारी संविधान निर्मात्री सभा के जो सदस्य थे उसके उद्देश्य क्या थे, वो प्रस्तावना क्यों जोड़ना चाहते थे, किस प्रकार का शासन भारत के लोगों को सौंपना चाहते थे, उनके उद्देश्यों का पता लगता है। और इसीलिए इसका नाम भी आप क्या देते हो? उद्देशिका। और बार बार कह रहा हूं कि ये भारतीय संविधान का दर्पण है, मुखौटा है। आप पूरे संविधान को पढ़ो या मत पढ़ो, लेकिन प्रस्तावना अगर आपने पढ़ ली और एक एक शब्द को अच्छे से समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि भारत का संविधान किस प्रकृति का है। भारत का संविधान जब आप न्याय देखोगे तो 3 प्रकार के न्याय की बात करता है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता आपको पता लगेगा, 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। और समानता की बात करें तो 2 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, मैंने आपको अच्छे से समता, समानता, स्वतंत्रता और आपके न्याय से बता दिया है, किस प्रकार के न्याय किस किस प्रकार से पूछा जा सकते हैं। यस, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे कोई पूछे कि भारत का संविधान किस तारीख को बनकर तैयार हुआ या किस तारीख को बनकर कंप्लीट हो गया था, आपका आंसर आता है सर 26 नवंबर 1949। जी हाँ, यही वो डेट है जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार होगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगेंगे, लेकिन इस डेट का हमको पता कहां से चलता है? तो इस डेट का पता चलता है हमको भारत के संविधान की प्रस्तावना से। और यह है वो भारत के संविधान की प्रस्तावना 26 नवंबर 1949। और इसी दिन को हम अभी संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर है? संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में भी आप क्या करते हैं? इसको सेलिब्रेट करते हैं। यह है 26 नवंबर 1949। क्लियर? 26 नवंबर 1949। इससे हमें पता लगता है कि भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ, इस डेट का पता लगता है। अंगीकृत इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस भी पूछ लेता है। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करने की तिथि का किस किस प्रकार से सीक्वेंस है मैं क्लियर कर देता हूं। इसी प्रकार पूछ लेगा, अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मर्पित। इसका पता कहां से लगता है? तो ये वो डेट है 26 नवंबर 1949।
जिस दिन भारत का संविधान बनकर तैयार होगा। और कितना समय लगेगा सर? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाए। सारे फैक्ट, एक भी प्रश्न जो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, मेरा प्रयास रहेगा कि जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूं उससे एक भी प्रश्न आपका गलत होने वाला नहीं है। जैसा कि मैं बार बार प्रॉमिस कर रहा हूं, बस आपको मुझे मोटिवेशन देना है, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप शेयर करेंगे। यस, आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो ये है, प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बस यहां से प्रश्न एग्जामिनर कैसे पूछ सकता है उन पर चर्चा होगी। जो ये 3 वाद हैं आपके, जिसमें आप बेरूबाड़ी वाद पढ़ते हो, एक केशवानंद भारती वाद और एक LIC वाद, ये 3 वादों की जहां जहां पर आगे चल के आप क्लासेज में डिटेल्स में उचित समझूंगा वहां मैं डिटेल बताऊंगा। लेकिन यहां सिर्फ इनको बताने के पीछे उद्देश्य है कि प्रस्तावना से किस किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं, वो मैं एक बार डिटेल में बता दूं। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट बेरूबाड़ी वाद 1960। ये बेरूबाड़ी एक जगह है जो पहले भारत में हुआ करती थी, वर्तमान में कहां है? बांग्लादेश में है। हमने किसको दी? हमने ये दे दी थी पाकिस्तान को, क्योंकि जब दी तब पाकिस्तान हुआ करता था और ये बांग्लादेश 1971 में बना। ये जो बांग्लादेश है ये 1971 में बनेगा। पहले ये जगह थी बेरूबाड़ी, इसको हम पाकिस्तान में दे दिया था और बेरूबाड़ी बाद है 1960 1960। आशा करता हूं यहां से किस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। सबसे जो ये रेड लाइन में, ये रेड आपको दिख रही है, यहां से एग्जामिनर इससे प्रश्न पूछता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग है या नहीं। तो प्रस्ताव 1960 बेरूबाड़ी बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, और यही आपको मैच करा लेता है। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, ऐसा किस बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा? आपका आंसर होगा सर बेरूबाड़ी बाद 1960। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की अर्थात विचारों की कुंजी है मात्र। और अय्यर भी कहते हैं दीर्घकालीन सपनों का विचार। क्या कहते हैं? दीर्घकालीन सपनों का विचार कहते हैं आपके अय्यर। और यही सुप्रीम कोर्ट ने आगे चल के कह दिया कि इसमें केवल संविधान निर्माताओं के विचार, उनके मस्तिष्कों के जो विचार थे ना, उनका पता लगता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। और यहां से एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछेगा प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है, ऐसा किस बात में कहा? बेरूबाड़ी बाद 1960। क्लियर? यस। अब पढ़ते हैं केशवानंद भारती बाद 1973। इंपॉर्टेंट बात है, सबसे बड़ी खंडपीठ अब तक की भारत के इतिहास की सबसे बड़ी खंडपीठ इसी बाद में बैठी थी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस भारतीय संविधान में आए। केशवानंद भारती बाद से किस प्रकार प्रश्न पूछता है? ये जो लाइन है रेड, यहां से प्रश्न आता है। प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है, और ये कहा किस बाद में? केशवानंद भारती बाद 1973 में। सुप्रीम कोर्ट जो बेरूबाड़ी बाद में 1960 में कहता है प्रस्तावना प्रीएम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वही सुप्रीम कोर्ट 1973 में केशवानंद भारती बाद में अपने पूर्ववर्ती निर्णय से पलटेगा और निर्णय देगा कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग है। अब जब भाग है तो इसमें संशोधन भी होगा, लेकिन मूलभूत ढांचे में नहीं होगा। तो प्रश्न कैसे कैसे आता है? मूलभूत ढांचे की अवधारणा कौन से बाद में दी उच्चतम न्यायालय ने? आंसर होगा केशवानंद भारती बाद। प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये मानने वाला कौन सा बाद है? केशवानंद भारती बाद 1973। इस तरह के प्रश्न है। और प्रस्तावना में संशोधन केवल और केवल कौन कर सकता है? तो वो संसद कर सकती है, लेकिन मूलभूत ढांचे, आधारभूत ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। ये था आपका केशवानंद भारती बाद। अगला LIC ऑफ इंडिया बाद 1995। इससे कैसे प्रश्न बनेगा? इस बात में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान का अंग माना, निर्णय दिया प्रस्तावना भारतीय संविधान का आंतरिक हिस्सा है। ये जो पार्ट है आंतरिक हिस्सा, प्रस्तावना को आंतरिक हिस्सा किसमें माना? आंसर होगा LIC बाद में। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, बेरूबाड़ी बाद में। प्रस्तावना संविधान का अंग है, केशवानंद भारती बाद में।
ये 3 तरह से प्रश्न आपसे बनते हैं और आधारभूत ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारतीवाद से है। इन वादों का जहां जहां पर विस्तार से मेरा टॉपिक आएगा, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा इन तीनों वादों को। क्लियर है? यस। अगला है वही प्रस्तावना में संशोधन। अच्छा प्रश्न बनता है यहां से। 42वां संविधान संशोधन केवल एक बार होगा। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार, जहां जहां मैं बॉक्स बना रहा हूं इंपॉर्टेंट है, कब संशोधन हुआ? 1976 में हुआ। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 42वें के द्वारा। कितनी बार हो चुका है अब तक? एक बार हो चुका है। कितने नए शब्द जोड़े? 3 नए शब्द जोड़े। कौन कौन से? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और एक तीसरा है अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े। 42वां संविधान संशोधन 1976 को आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात लघु संविधान की संज्ञा भी देते हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। आप क्लास से जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको क्लियर कर दूं, 2 क्लासेज में मैंने प्रस्तावना को अच्छे से पढ़ाने का प्रयास किया है। मैंने पूरे प्रयास लगा दिए हैं प्रस्तावना के लिए, बस अब आपको अपने प्रयास लगाने हैं। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में प्रस्तावना की एमसीक्यू सीरीज लेकर। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहें। आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद क्लास से जुड़ने के लिए।